कहानी वाइकिंग्स के टाइम डेनमार्क में शुरू होती है। एक पहाड़ की चोटी पर एक दानव अपने छोटे बच्चे एक छोटे ट्रोल के साथ खुशी से खेल रहा है। अचानक डेनमार्क की एक जनजाति का मुखिया अपने आदमियों के साथ घोड़े पर सवार होकर आता है और उस दानव को मारने की योजना बनाता है। लेकिन इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाते, दानव उन्हें दूर से ही देख लेता है। अपने बच्चे की रक्षा के लिए वह उसे जल्दी से उठा लेता है और पहाड़ के दूसरी ओर भाग जाता है। हालांकि मुखिया और उसके आदमियों ने उसे घेर लिया। दानव अपने बच्चे को पहाड़ की ढलान पर छिपा देता है और फिर उन आदमियों से लड़ने के बजाय उन्हें डराने की कोशिश करता है और उम्मीद करता है कि वे वापस लौट जाएंगे। लेकिन वे आदमी वहां से नहीं जाते। वे उस पर तीरों, भालों और जलती हुई मशालों से हमला करते हैं। दानव अपना संतुलन खो देता है और पहाड़ से गिर जाता है और तुरंत मर जाता है। अपने छिपने के स्थान से छोटा ट्रोल चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। फिर मुखिया पहाड़ के किनारे तक जाता है और अपना मुखौटा उतार देता है। जब वह नीचे देखता है तो उसे युवा ट्रोल दिखाई देता है। एक पल के लिए वह बच्चे को भी मारने के बारे में सोचता है, लेकिन क्योंकि वह केवल एक शिशु है, वह उसे जिंदा छोड़ने का फैसला करता है। अपने आदमियों को बताए बिना वह वापस मुड़ता है और चला जाता है। छोटा ट्रोल फिर पहाड़ से नीचे उतरता है। समुद्र के पास उसे अपने पिता का डेड बॉडी मिलती है। वह शरीर को कौवों और गिद्धों से दूर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके लिए बहुत भारी होता है। अंत में वह तलवार से शरीर के टुकड़े करता है और उन्हें एक गुफा में ले जाता है। वहाँ वह अवशेषों को छिपा देता है और गुफा में अकेले रहने लगता है। कई साल बीत जाते हैं और ट्रोल बड़ा हो जाता है, लेकिन हर दिन जब वह अपने पिता के कटे हुए सिर को देखता है तो वह दुख से रोता है और उन्हें याद करता है। इस बीच डेनमार्क की वाइकिंग जनजाति में एक पुजारी एक नए मधुशाला के उद्घाटन के लिए एक धार्मिक समारोह आयोजित करता है। वह सरदार को घोषणा करता है कि मधुशाला अब पूरी तरह से तैयार है। दूसरी ओर ट्रोल, जो इतने सालों से अपने पिता का बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा था, आखिरकार अपनी गुफा से बाहर आता है। उस शाम जब कुछ वाइकिंग योद्धा मधुशाला के अंदर जश्न मना रहे थे, ट्रोल आ पहुंचा। उसने बाहर खड़े गार्ड पर हमला किया, उसका सिर कुचल दिया और फिर मधुशाला में घुस गया। अंदर उसने सभी वाइकिंग्स का बेरहमी से कत्ल कर दिया। अगली सुबह सरदार अपने आदमियों के साथ मधुशाला में आया। ये दृश्य उसे झकझोर कर रख देता है। रात भर वहाँ रुके वाइकिंग योद्धाओं के शव हर जगह बिखरे पड़े थे। उन सभी को बर्बर तरीके से मार डाला गया था। सरदार ने अपने सेनापति से पूछा, जब यह हुआ तब तुम कहाँ थे? सेनापति ने जवाब दिया, मैं गांव में था। कुछ युवक शराब पीने के बाद यहाँ रुके थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें किसने इतनी बेरहमी से मारा। अजीब बात यह है कि किसी भी महिला या बुजुर्ग को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। ये सुनकर मुखिया बेचैन हो जाता है। उसके बाद दृश्य गेटलैंड के वाइकिंग्स पर आ जाता है, जिनका नेता लियो है, जो एक प्रसिद्ध वाइकिंग योद्धा है। हमेशा की तरह वे अपने जहाजों पर छापे और लूटपाट के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान ठंडा मौसम उन्हें डेनमार्क के पास रुकने पर मजबूर कर देता है। इस बीच उस रात डेनिश मुखिया अपने रक्षकों के साथ पहाड़ के पास जाता है और ट्रोल को चुनौती देते हुए आवाज लगाता है। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ता है, ट्रोल अचानक पीछे से प्रकट होता है और रक्षक के सिर पर वार करता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। दूर से मुखिया यह देख लेता है और अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही ट्रोल भाग जाता है। तब मुखिया समझ नहीं पाता कि ट्रोल उससे कभी सीधे क्यों नहीं लड़ता और हर बार भागने से पहले केवल उसके रक्षकों को ही क्यों मारता है। अगली सुबह पूरा कबीला हत्या स्थल पर इकट्ठा होता है। मुखिया की पत्नी उससे कहती है, हमारे कई वाइकिंग पुरुष मारे जा चुके हैं, अब उनकी विधवाओं का क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव में सिर्फ विधवाएं ही बचेंगी। मुखिया के पास न तो कोई जवाब है और न ही कोई उपाय। शर्म के मारे वह चुप रहता है। बाद में उसकी पत्नी लीना के पास जाती है, जो गांव के बाहर पहाड़ पर अकेली रहती है। वह उससे पूछती है, तुम मौत को आने से पहले ही देख सकती हो, बताओ क्या मेरे पति की भी मौत होगी? लीना जवाब देती है, तुम सबने मुझे भ्रष्ट कहकर समुदाय से निकाल दिया और अब तुम मेरे पास मदद मांगने आ रही हो। मुखिया की पत्नी कहती है, तुम्हारे साथ जो हुआ वह मेरी गलती नहीं थी। लीना ने जवाब दिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक तुम्हारे पति की बात है, वह ट्रोल के हाथों नहीं मरेगा। यह सुनकर मुखिया की पत्नी चुपचाप घर लौट जाती है। इस बीच लियो के नेतृत्व में गेटलैंड के वाइकिंग्स अपने जहाज के साथ आगे बढ़ते हैं और उस बस्ती के पास पहुँचते हैं जहाँ डेनमार्क की जनजाति रहती है। जब एक डेनिश घुड़सवार सैनिक उन्हें देखता है तो वह चेतावनी देता है, यह जमीन भी वाइकिंग की है, अगर तुम यहाँ छापा मारने आए हो तो तुरंत चले जाओ। लियो जवाब देता है, मैं लियो हूँ, प्रसिद्ध वाइकिंग योद्धा। अपनी यात्रा के दौरान हम यहाँ बस कुछ दिन आराम करना चाहते हैं, हमारा छापा मारने का कोई इरादा नहीं है। सैनिक कहता है, हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, आओ मैं तुम्हें हमारे सरदार से मिलवाता हूँ। और उसके आदमी सरदार से मिलते हैं। सरदार उसे देखकर खुश होता है और कहता है, पिछली बार जब मैं तुम्हारे पिता से मिला था तब तुम बच्चे थे, अब तुम एक महान योद्धा बन गए हो। लियो सहमति में सिर हिलाता है। उस रात सरदार लियो और उसके आदमियों के लिए सराय में एक दावत का आयोजन करता है। सरदार की पत्नी खुद एक पेय परोसती है।
दावत के दौरान लियो पूछता है, यहाँ इतनी विधवाएं क्यों हैं और इतने कम पुरुष? मुखिया उसे ट्रोल्स के रात के हमलों के बारे में बताता है। ये सुनकर लियो कहता है, अगर ट्रोल हर रात वाइकिंग पुरुषों को मारने आता है तो अब से मैं और मेरे आदमी उसका इंतजार करेंगे। पार्टी के बाद मुखिया, उसकी पत्नी और बाकी लोग घर लौट जाते हैं, लेकिन लियो और उसके योद्धा जनजाति के कुछ पुरुषों के साथ शराब खाने में ही रहते हैं। आधी रात को ट्रोल शराब खाने के बाहर आता है। पहले वह एक पुजारी के आसपास सूंघता है, फिर दरवाजे की ओर बढ़ता है, यह देखने के लिए कि अंदर मौजूद वाइकिंग्स स्थानीय हैं या बाहरी। अंदर लियो और उसके योद्धाओं को पता चलता है कि ट्रोल आ गया है और वे जल्दी से युद्ध की तैयारी करते हैं, लेकिन ट्रोल को आभास हो जाता है कि अंदर मौजूद योद्धा स्थानीय वाइकिंग नहीं है। अंदर जाने के बजाय वह बंद दरवाजे पर पेशाब कर देता है। जब अंदर मौजूद वाइकिंग्स हमला करने के लिए बाहर निकलते हैं, तब तक ट्रोल रात में गायब हो चुका होता है। अगली सुबह मुखिया लियो से कहता है, यह अजीब बात है कि कल रात कोई भी आदमी नहीं मारा गया। लियो जवाब देता है, हाँ, ट्रोल दरवाजे पर आया, लेकिन लड़ने के बजाय उसने पेशाब किया और चला गया। इसके बाद लियो अपने कुछ आदमियों और कबीले के कुछ लोगों के साथ पहाड़ियों में ट्रोल की खोज करने निकल पड़ता है। उम्मीद है कि हमें उसे मार डालेंगे, लेकिन कई जगहों पर खोजने के बाद भी वे उसे नहीं ढूंढ पाते, इसलिए वे गांव लौट आते हैं। थोड़ी देर बाद लियो अकेले एलेना से मिलने जाता है, जो गांव के बाहर पहाड़ के पास रहती है। वह उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम मौत को आने से पहले ही देख सकती हो। लीना ने जवाब दिया, हाँ, और मैंने यह भी सुना है कि तुम प्रसिद्ध वाइकिंग योद्धा लियो हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? लियो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रोल और वाइकिंग्स के बीच इस लड़ाई में कितने लोग मारे जाएंगे और ट्रोल मरेगा या नहीं। ये जानना जरूरी है क्योंकि मैं आपके लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ। लीना कहती है, मैं इन लोगों में से नहीं हूँ। जब मैं बचपन में ही था, मुखिया का भतीजा मुझे यहाँ लाया और मुझे एक शर्मनाक जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। जहाँ तक तुम्हारे सवाल का जवाब है, हाँ, मैंने भविष्य देखा है। ट्रोल मारा जाएगा, लेकिन कई वाइकिंग्स भी मरेंगे और जमीन खून से लाल हो जाएगी। सच में यहाँ के लोग इससे बेहतर कुछ नहीं चाहते। फिर लियो पूछता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? लीना ने जवाब दिया, उन्होंने ट्रोल के साथ जो किया उसके लिए ये उनकी सजा है। तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। इससे पहले कि लियो कुछ और पूछ पाता, उसके आदमी उसे ढूंढते हुए आ पहुंचते हैं। वे कहते हैं, शाम होने वाली है, हमें तैयार रहना होगा। इसलिए लियो उनके साथ जनजाति में लौट जाता है। बाद में लियो मुखिया से अकेले में बात करता है और पूछता है, क्या ट्रोल ने कभी किसी महिला, बच्चे या बूढ़े को मारा है? मुखिया जवाब देता है, नहीं, वह सिर्फ हमारे वाइकिंग पुरुषों को ही मारता है। लियो कहता है, इसका मतलब है कि वह बुद्धिमान है और एक तरह से अनुशासित भी। मुखिया हैरान होकर कहता है, वह हमारे लोगों को मार रहा है और फिर भी तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। लियो जवाब देता है, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मुझे बस लगता है कि कोई वजह जरूर होगी कि वह सिर्फ पुरुषों को ही क्यों मारता है। अब तक उसने हम पर या आपके दूसरे गांव वालों पर सीधे हमला नहीं किया है। मुखिया फिर कहता है, 20 साल पहले एक ट्रोल मारा गया था, तब से कोई भी नहीं देखा गया। मुझे नहीं पता कि यह कहां से आया है। अगर तुम ट्रोल से डरते हो तो लड़ाई मत करो। उस शाम लियो और उसके योद्धा एक बार फिर सराय के अंदर ट्रोल का इंतजार करते हैं। जब वे उसके आने की आवाज सुनते हैं तो वे तलवारें तैयार करके बाहर भागते हैं, लेकिन एक बार फिर ट्रोल कहीं दिखाई नहीं देता। निराश होकर वे वापस सराय की ओर मुड़ जाते हैं। उसी क्षण ट्रोल चुपचाप चट्टानों के पीछे से निकल जाता है और अपने छिपने की जगह की ओर वापस चला जाता है। अगले दिन लियो एक बार फिर लीना से मिलने जाता है और उससे पूछता है, बताओ, ट्रोल को कैसे मारा जा सकता है? लीना जवाब देती है, तुम अपने आदमियों के साथ घर क्यों नहीं लौट जाते? लियो जवाब देता है, जाने से पहले मुझे यह जानना होगा कि लोगों को इस ट्रोल से कैसे मुक्त किया जा सकता है। फिर लीना उसे अपनी झोपड़ी में ले जाती है और जवाब ढूंढने के लिए अपनी भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां फेंक देती है। उसी क्षण लियो ट्रोल की आवाज बाहर सुनता है। वह बाहर भागता है, लेकिन ट्रोल उसे देखकर भाग जाता है। लियो अपने घोड़े पर कूदता है और उसका पीछा करता है। इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, ट्रोल पहाड़ पर चढ़ जाता है। लीना भी उसका पीछा करती है और वहां पहुंच जाती है। लियो ट्रोल को पुकारता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करो, तुम भागते क्यों रहते हो? ट्रोल अपनी ही भाषा में जवाब देता है। लीना समझ जाती है और लियो से कहती है, ट्रोल कहता है कि उसकी लड़ाई तुमसे नहीं है, तुमने और तुम्हारे आदमियों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और इसीलिए उसने कभी तुम पर हमला नहीं किया। यह सुनकर लियो हैरान हो जाता है और लीना के साथ उसकी झोपड़ी में लौट आता है। वहाँ वह पूछता है, फिर वह यहाँ क्यों घूमता रहता है? लीना समझाती है, मुखिया के भतीजे ने एक बार मुझे पापपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर किया था, लेकिन वह मेरे बिस्तर पर ही मर गया। लोग उसकी मौत के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं और मुझे एक कबीले से निकाल देते हैं। तब से मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। कई वाइकिंग पुरुष हर रात मेरा अपमान करने आते थे, लेकिन जब से ट्रोल ने बाहर निकलना शुरू किया है, उनमें से किसी ने भी आने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए मैं उसे मारने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। बेचारा ट्रोल पहले ही बहुत कुछ सह चुका है। ये जानने के बाद लियो वापस चीफ के पास जाता है और कहता है, लीना के जरिए मैंने ट्रोल से बात की।
उसने उसे बताया कि वाइकिंग्स ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, इसीलिए वह बदला ले रहा है। सरदार बेचैन दिखता है और कहता है, मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। जैसे ही लियो अपने आदमियों के पास लौटने के लिए निकल रहा होता है, वह देखता है कि एक विकलांग व्यक्ति को कुछ बच्चे बुरी तरह पीट रहे हैं। लियो बच्चों को भगा देता है। वह व्यक्ति फिर उससे कहता है, मेरे पिता ने ट्रोल के पिता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए ट्रोल ने मेरे परिवार के सभी आदमियों को मार डाला। मुझे पता है कि ट्रोल कहाँ रहता है, तुम और तुम्हारे योद्धा वहाँ जाकर उसे मार सकते हो। ये सुनकर लियो और उसके योद्धा नाव से उस पहाड़ की ओर चल पड़ते हैं जहाँ ट्रोल की गुफा है। विकलांग व्यक्ति उनका मार्गदर्शन करता है और वे किनारे के पास उतरते हैं और पहाड़ पर तब तक चढ़ते हैं जब तक उन्हें गुफा का एकमात्र प्रवेश द्वार नहीं मिल जाता। एक वाइकिंग नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। बाकी लोग उसे जल्दी से ऊपर खींच लेते हैं। उसके बाद उनमें से किसी में भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। इसके बजाय वे गुफा के प्रवेश द्वार के पास पेशाब करते हैं और अपनी नाव की ओर लौटने लगते हैं। लेकिन अचानक पानी के नीचे से छिपा हुआ ट्रोल उस वाइकिंग पर झपटता है जिसने उसकी गुफा के पास पेशाब किया था और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथी तुरंत हमला करते हैं और ट्रोल को पानी में वापस जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। वाइकिंग की जान बच जाती है। इसके बाद समूह शराब खाने में वापस जाता है और पूरी रात ट्रोल का इंतजार करता है, लेकिन इस बार ट्रोल अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। अगली सुबह लियो बाहर निकलता है और देखता है कि ट्रोल ने उस अपंग सैनिक को मार डाला है जिसने उन्हें गुफा का रास्ता दिखाया था। हैरान होकर लियो और वाइकिंग ट्रोल की गुफा में वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार वे गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें अजीबोगरीब चीजें बिखरी हुई मिलती हैं। एक वाइकिंग ट्रोल के पिता की खोपड़ी तोड़ देता है और उस पर पेशाब कर देता है। उस समय ट्रोल वहाँ नहीं था, लेकिन जब वह वापस लौटा और टूटी हुई खोपड़ी देखी तो उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी गुफा में कौन घुसा था। अपने पिता का अपमान देखकर ट्रोल क्रोधित हो गया। उस शाम जब वाइकिंग्स मधुशाला के अंदर सो रहे थे, ट्रोल ने उन पर बेरहमी से हमला किया। उसने उस व्यक्ति को मार डाला जिसने उसके पिता की खोपड़ी तोड़ी थी। ये देखकर लियो भी ट्रोल से लड़ने लगा, लेकिन ट्रोल के मुकाबले लियो बहुत कमजोर था। ट्रोल छत से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लियो उसका पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींच लेता है और उसके हाथ में एक भारी लोहे की जंजीर लपेट देता है। गुस्से में ट्रोल ने लियो को मुक्का मारा और छूटने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जंजीर में फंस गया। एक वाइकिंग ने उस पर तीर चलाया, लेकिन ट्रोल ने उसे दूर धकेल दिया। इससे पहले कि बाकी लोग हमला कर पाते, ट्रोल ने भागने के लिए अपना हाथ काट लिया। वह समुद्र की ओर भागा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सका। वह गिर पड़ा और किनारे पर ही मर गया। अचानक उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा समुद्र में घसीट लिया जाता है। अगले दिन वाइकिंग्स अपने शहीद साथियों के लिए शोक मनाते हैं और उनके शरीर को जला देते हैं। लियो मुखिया की ओर मुड़कर कहता है, तुमने मुझे आधा सच ही बताया था। अब जब ट्रोल मर चुका है तो कम से कम मुझे सब कुछ तो बताओ। मुखिया स्वीकार करता है कि उन्होंने एक बार ट्रोल के पिता को बिना किसी कारण के मार डाला था और अब वे सभी उसकी कीमत चुका रहे हैं। लियो जवाब देता है, तुम्हारी सोच के कारण एक निर्दोष मारा गया, लेकिन यह ट्रोल तुम्हारे जैसा नहीं था। उसने कभी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सुनकर मुखिया शर्मिंदा हो जाता है। उस रात वाइकिंग्स ट्रोल के कटे हुए हाथ को शराब खाने में लटका देते हैं और जश्न मनाते हैं, यह मानते हुए कि ट्रोल आखिरकार मर गया है। बाद में उनमें से अधिकांश अपने घर लौट जाते हैं। लियो लीना से मिलने जाता है। वह उससे कहती है, जैसा मैंने कहा, ट्रोल तो चला गया है, लेकिन तुम्हें अभी और जख्म सहने हैं। फिर वह अपना अतीत बताती है। सालों पहले ट्रोल उसके पास आया था। वह एक बार उसके साथ था, लेकिन उसके बाद उसने उसे फिर कभी नहीं छुआ। अजीब बात यह है कि वाइकिंग्स ने उसे परेशान करना बंद कर दिया। वह यह भी कहती है, देखो वह बुरा नहीं था, वह तो बस अपने बचपन का दर्द ढो रहा था। बातचीत करते करते लीना और लियो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। आधी रात को ट्रोल की माँ गांव में घुस आती है। रास्ते में वह एक पुजारी को मार देती है। फिर वह शराब खाने में घुस जाती है और अंदर मौजूद सभी वाइकिंग्स का कत्लेआम कर देती है। वह अपने बेटे का कटा हुआ हाथ अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह एक छोटा लड़का चुपके से लीना के पास आता है। वह उसे चुप रहने के लिए कहती है और चुपचाप उसके साथ चली जाती है। इस बीच वाइकिंग्स को लगता है कि ट्रोल अभी भी जिंदा है और नई हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। वे उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। समुद्र तट पर उन्हें एक और साथी का कटा हुआ सिर मिलता है। लियो का शक और गहरा हो जाता है। ट्रोल अभी भी जिंदा हो सकता है। वह अकेले ही गुफा में भागता है, पानी में गोता लगाता हुआ। अंदर उसे एक चट्टान पर ट्रोल का शव पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन जैसे ही वह करीब जाता है, ट्रोल की माँ अचानक पीछे से उस पर हमला कर देती है। वह उसका गला घोंट देती है, लेकिन लियो एक पत्थर पकड़ लेता है
और उसके सिर पर दे मारता है। फिर वह तलवार पकड़ता है और उसे मार डालता है। उसी समय एक छोटा लड़का हाथ में तलवार लिए वहाँ पहुँचता है। उसे देखकर लियो को सच्चाई का एहसास होता है। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि लीना और ट्रोल का बेटा है। लियो अपना हथियार नीचे कर देता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बाद में लियो कबीले में लौटता है और मुखिया से कहता है, मैं जा रहा हूँ। ट्रोल और उसकी माँ अब सचमुच मर चुके हैं। जाने से पहले वह लीना से एक बार फिर मिलता है और उसे चेतावनी देता है, अगर लोगों को पता चला कि ट्रोल का एक बेटा है तो वे तुम दोनों को मार डालेंगे। लीना शांति से जवाब देती है, यह राज सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगा। यह कहकर वह चली जाती है। अंत में लियो ट्रोल और उसकी माँ के लिए लीना की झोपड़ी के बाहर कब्रें बनाता है, लेकिन दूर से ट्रोल का बेटा सब कुछ आंसुओं से देखता है। फिर लियो अपने आदमियों के साथ चला जाता है और पार्ट 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।